आज न्यू ब्राइट वे में आप सभी का स्वागत है और न्यू ब्राइट वे का आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है नील बोहर परमाणु मॉडल, यानी नील बोहर एटॉमिक मॉडल या थ्योरी के नाम से जाना जाता है। नील बोहर ने अपना परमाणु मॉडल 1913 ईस्वी में दिया। इसके पहले सबसे पहला परमाणु मॉडल आपका ब्रेन वॉश कर दें कि सबसे पहला परमाणु मॉडल जॉन डाल्टन का आया था। ये आया था आपका 1808 ईस्वी में। इन्होंने ही परमाणु की खोज की और अपना मॉडल प्रस्तुत किया। उसके बाद में दूसरा मॉडल दिया जे थॉमसन ने। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल जो है 1904 ईस्वी में आया और इन्होंने अपने परमाणु मॉडल में ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो तरबूज के बीज की तरह उसमें धसे रहते हैं, यानी कि तरबूज मॉडल इन्होंने दिया और बाकी जो लाल वाला पोर्शन होता है उसे इन्होंने धनात्मक और पूरे द्रव्यमान को पूरे में माना। इसके बाद में एक महान वैज्ञानिक रदरफोर्ड, जिन्होंने 1911 में अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। तो रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया और उस प्रकीर्णन प्रयोग में कई सारे रिजल्ट निकाले। उससे पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है और उसका समस्त द्रव्यमान और उसका जो धनावेश है वो एक छोटे से अति सूक्ष्म स्थान में केंद्रित है, जिसे उन्होंने नाभिक नाम दिया। और न्यूक्लियर की खोज करने का श्रेय भी रदरफोर्ड को जाता है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन बाहर की कक्षाओं में लगातार रिवॉल्व करते रहते हैं और उसी अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पे, और ये पहला ऐसा मॉडल था जो एक्सपेरिमेंट के आधार पे दिया गया। इसके बाद में इनके मॉडल में सिर्फ एक कमी ये रह गई सबसे बड़ी, कि ये परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए कि परमाणु स्टेबल कैसे होगा। क्योंकि जब परमाणु इलेक्ट्रॉन एक आवेशित पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, जब वो रिवॉल्व करेगा तो उससे एनर्जी लगातार रिलीज होगी, जिससे उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, अंततः वो लास्ट में नाभिक में गिर जाएगा। तो इस तरीके से परमाणु तो स्थायी नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को ये नहीं समझा पाए। इनके मॉडल में वैसे जिन्होंने रदरफोर्ड ने जितनी भी चीज़ें बाकी बताई वो सब सही थी, लेकिन ये परमाणु की स्टेबिलिटी को कंसीडर नहीं कर पाए। इनके परमाणु मॉडल की कमी को नील बोहर ने करेक्शन किया, या कहें उसमें सुधार किया और अपना एक नया मॉडल प्रस्तुत किया। तो नील बोहर का परमाणु मॉडल ये 1913 ईस्वी में आया। नील बोहर के परमाणु मॉडल में 3 पॉस्टुलेट हैं जिन्होंने इन्होंने प्लैंक का मॉडल था, यानी प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक की क्वांटम थ्योरी लगा करके अपना नया मॉडल प्रस्तुत किया, या फिर यूँ कहें कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो कमी थी उसको दूर किया। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि नील बोहर ने प्लैंक क्वांटम सिद्धांत। तो नील बोहर का प्लैंक क्वांटम थ्योरी या प्लैंक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार इन्होंने इसी के अनुसार 3 परिकल्पनाएं दी। ये भी ध्यान रखना है, 3 परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। कल्पनाएं मतलब पॉस्टुलेट्स। तो 3 पॉस्टुलेट्स दी। ये 3 परिकल्पनाएं क्या हैं उनको हम लोग अब पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहली परिकल्पना इनका यही था कि ये तो पूरा एक परमाणु हो गया और इसके अति सूक्ष्म भाग में यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी ये नाभिक हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसकी बाहर की कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन इसकी बाहर की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, लेकिन कहीं पर भी चक्कर नहीं लगाते हैं। चक्कर लगाने वाली उनकी ऑर्बिट्स कुछ फिक्स्ड होती हैं। तो यही इनका थोड़ा नया है, इसी को हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे। तो ये इस टाइप से इनका परमाणु मॉडल देखिए।
तो पहली परिकल्पना यही थी, क्योंकि जो रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन इनकी बाहर की कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, तो वो बात तो ठीक थी, लेकिन बाहर बहुत सारी कक्षाएं हैं, सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाते हैं। सब इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग NH/2 का पूर्ण गुणज होगा। तो कहने का मतलब जिनका कोणीय संवेग, जिन कक्षाओं का कोणीय संवेग, तो जिन कक्षाओं का कोणीय संवेग, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम जिसको हम लोग P से लिखते हैं, तो P बराबर ये आपका P बराबर, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m और b वेग से गतिमान हो, यदि इसका द्रव्यमान m हो इलेक्ट्रॉन का और b वेग से ये गति करे और ये इसकी त्रिज्या हो r, तो इनका कोणीय संवेग mvr, ये जो mvr कोणीय संवेग होगा, ये उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम पाएगा, इन्होंने बताया NH/2 का पूर्ण गुणज होगा। ये ध्यान रखना है, NH/2 का पूर्ण गुणज होगा, पूर्ण गुणज। तो पूर्ण गुणज का यहाँ पे मतलब है इंटीग्रल मल्टीपल। तो इंटीग्रल मल्टीपल, तो जहाँ पे पूर्ण गुणज होगा उसी कक्षाओं में चक्कर लगा पाएगा। यहाँ पे कौन क्या है ये समझ लीजिए। ये इनकी पास्टुलेट का पहला प्रिंसिपल है जो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार आया। यहाँ पे जो n है, वेयर n इक्वल टू कक्षाओं की संख्या, कक्षाओं को हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं इंग्लिश में, कक्षाओं की संख्या, इन्हें मुख्य क्वांटम संख्याएं भी कहते हैं। और h जो है, ये h ये आपका प्लांक कांस्टेंट है, यानी प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक या प्लांक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। और 2 पाई तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ही है। तो यहाँ पे जो n है कक्षाओं की संख्या, और n जो लिया गया था, n प्रमाण के अंदर जो कक्षाएं होती हैं, n बराबर 1 2 3 4 ऐसे करके टोटल 7 कक्षाएं पाई जाती हैं। तो अभी तक कोई भी प्रमाण 7 से आगे का नहीं मिला है। तो n की वैल्यू यदि 1 रखेंगे तो पहली कक्षा का कोणीय संवेग आ जाएगा, लेकिन पूर्ण गुणज होना चाहिए, यानी n का कंप्लीट मान पढ़ना चाहिए उसमें। अब जो इलेक्ट्रॉन NH/2 का पूर्ण गुणज होगा, जिसका कोणीय संवेग यानी इसका रहेगा, मल्टीपल में रहेगा, उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं का कोणीय संवेग NH/2 का पूर्ण गुणज होगा, उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं या चक्कर लगाते हैं। और साथ में ये भी बताया, दूसरे इसका स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि इन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं भी कहा जाता है। तो इसी में चाहो तो लिख लीजिए नोट, इन कक्षाओं को, मतलब जिनका NH/2 का पूर्ण गुणज होगा, इन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं या निश्चित ऊर्जा स्तर कहते हैं। निश्चित ऊर्जा स्तर, क्योंकि इनकी एक फिक्स्ड एनर्जी होती है, स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो ये एक निश्चित कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। दूसरी पास्टुलेट में इन्होंने यही बताया कि निश्चित कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। तो दूसरा स्टेटमेंट जो दिया गया 3 पास्टुलेट में, पहला तो इसका पूर्ण गुणज होना चाहिए NH/2 का,
और दूसरा आया कि इन स्थायी कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। तो ऊर्जा का उत्सर्जन मतलब इमिशन, उत्सर्जन नहीं करते। यही चीज रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे। रदरफोर्ड ने कहा था प्रत्येक कक्षाओं में घूमते हैं। प्रत्येक कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमते हैं, उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग NH/2 पाई का पूर्ण गुणज मतलब इंटीग्रल मल्टीपल होता है। और जब ऐसी कक्षाओं में घूमेंगे तो उस समय वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेंगे, और ऐसी कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं, स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। तीसरी पोस्टुलेट इनकी जो थी वो ये थी कि इलेक्ट्रॉन प्रत्येक जो ऑर्बिट होती है उसकी ऊर्जा भी निश्चित होती है। तो निश्चित ऊर्जाओं की जो स्थायी कक्षाएं होती हैं, तो स्थायी कक्षाओं की ऊर्जा निश्चित होती है। तो जितनी भी स्थायी कक्षाएं हैं उनकी सबकी ऊर्जा निश्चित होती है, और उस ऊर्जा के लिए इन्होंने सूत्र भी दिया कि उन कक्षाओं की जो एनर्जी होगी E वो h न्यू, h कांस्टेंट है, न्यू इसकी आवृत्ति है। तो E h न्यू। तो जैसे पहली कक्षा है तो यहाँ पे आप n भी लगा सकते हैं, NH न्यू। यहाँ पे n लगा दीजिए तो n यहाँ पे कक्षाओं की संख्या हो जाएगा, जहाँ n = 1 2 3 ऐसे कक्षाओं की संख्या, और जो न्यू है ये आवृत्ति हो जाती है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, और h प्लांक का नियतांक है। h जो है वो प्लांक नियतांक, h इसमें प्लांक नियतांक कहलाता है। अब इसी तरीके से ये प्रत्येक कक्षे की ऊर्जा भी नियत होती है, यानी कि हर ऑर्बिट की एनर्जी भी फिक्स होती है। पहली कक्षा में रहेगा तो n = 1, यानी यहाँ पे 1 h न्यू। दूसरी कक्षा में जो आएगा, यहाँ से शुरू करते हैं, 1 h न्यू। दूसरी कक्षा में आएगा तो 2 h न्यू। तीसरी में आएगा तो 3 h न्यू। तो इस तरीके से इनकी एनर्जी रहती है, यानी कि ये ऊर्जा होती है। प्रत्येक कक्षा की अपनी ऊर्जा भी फिक्स्ड है, इसीलिए इन्हें एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। अब इसमें एक चीज़ और बताई जो सबसे इंटरेस्टिंग थी कि निश्चित कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का तो लॉस नहीं करते हैं, लेकिन यदि परमाणु को कहीं बाहर से अतिरिक्त ऊर्जा मिल जाती है तो ये अपने से ऊपर वाली ऊंची कक्षाओं में चला जाता है। और ऊंची कक्षाओं में सपोज कर लीजिए जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, घूम रहा था, बाहर से कहीं ऊर्जा पा गया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, दूसरी कक्षा में आ जाएगा। अब दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रुकता है, ये केवल 10⁻⁸ सेकेंड तक ही रुकेगा, उसके बाद में ये तुरंत अपने नीची कक्षा में आ जाता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। अब इसको हम फिर से मिटा के बता रहे हैं आगे। यदि उच्च कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो उसके बाद बहुत थोड़ी देर, यानी 10⁻⁸ सेकेंड तो तीसरी इनकी यही है, यदि कोई परमाणु बाहर से, एक्सटर्नल एनर्जी बाहर से ऊर्जा प्राप्त करता है तो इसका इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षाओं में चला जाता है, उच्च कक्षाओं में चला जाता है। और वह उच्च कक्षा में, यानी जो स्टेशनरी ऑर्बिट में, केवल 10⁻⁸ सेकेंड तक ही रुकता है। तो ये गया यहाँ से, और यहाँ से जाने के बाद ये केवल 10⁻⁸ सेकेंड तक ही रुकेगा, उसके बाद ये पुनः अपनी स्थायी कक्षा में वापस लौट आएगा। और
जैसे ये वापस लौटेगा तो ये ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। उस समय जो ऊर्जा जब वापस लौटता है उस समय ये ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और ये ऊर्जा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में दिखाई पड़ती है, यानी ये प्रकाश के रूप में हमें दिखती है। तो ये इन्होंने बताया। और जब ये उच्च कक्षा में चला जाता है उस समय परमाणु की यह अवस्था मतलब जो स्टेट होती है, स्टेट, इसे एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। ये ध्यान रखना है, इस अवस्था को क्या कहा जाता है? इस अवस्था को एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट। तो ये परमाणु की एक उत्तेजित अवस्था होती है, उत्तेजित अवस्था। तो इस समय ये परमाणु की उत्तेजित अवस्था कहलाती है। अब जब इलेक्ट्रॉन अपनी एक्चुअल कक्षाओं में घूमता रहता है तो वो उसकी ग्राउंड स्टेट कहलाती है, नॉर्मल स्टेट। ये ध्यान रखिएगा, जब परमाणु का इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षाएं हैं, निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं तो यह अवस्था परमाणु की सामान्य अवस्था या इसे ग्राउंड स्टेट कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। तो ये ग्राउंड स्टेट कहलाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब परमाणु बाहर से ऊर्जा पा जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षाओं में चला जाएगा, तो वो परमाणु की जो स्टेट होती है उसे एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है। और जब वो अपना सामान्य अवस्था में होता है उस समय परमाणु की जो स्टेट है वो ग्राउंड स्टेट कहलाती है। तो ये दो स्टेट परमाणु में पाई जाती हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत कम देर तक रुकेगा, 10⁻⁸ सेकंड तक रुक के पुनः अपनी कक्षा में वापस आ जाता है। लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखिएगा, यदि बहुत ज़्यादा एनर्जी पा गया तो अपने से और ऊंची कक्षाओं में भी चला जाता है। तो और ऊंचे में जाएगा तो फिर वापस लेकिन आएगा अपनी कक्षाओं में ही। तो जैसे जैसे वो अपनी कक्षाओं में लौटेगा, बीच का स्पेस खाली रहता है, तभी उसमें लाइन स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। एक यहाँ का मिलेगा स्पेक्ट्रम, फिर एक यहाँ का मिलेगा, फिर एक इस कक्षा का मिलेगा, एक इस कक्षा का, क्योंकि प्रत्येक की एनर्जी अलग अलग है, इसीलिए उसमें लाइन स्पेक्ट्रम दिखने को मिलता है। परमाणु में जो लाइन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसका यही कारण था, क्योंकि भिन्न भिन्न कक्षाओं की एनर्जी जो है वो अलग अलग है, तो उसी से ये लाइन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो लाइन स्पेक्ट्रम की व्याख्या यहाँ पे नील बोहर ने तो कर दी। अब एक चीज़ इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये बताई, मान लीजिए ये उच्च कक्षा में चला गया और इसकी एनर्जी जो है वो E2 है और जिसमें से गया था उसकी E1 है। तो इसमें जो ऊर्जा होगी डेली वो E2 माइनस E2 का मतलब ये उच्च कक्षा है, हायर एनर्जी है, माइनस E1 ये आपकी निम्न कक्षा है जिसमें वापस आएगा। तो इसे ये बराबर होगा h न्यू के, और इसी को हम ये कह सकते हैं ये तो इसका मेन क्वेश्चन आया, लेकिन डेली जो एनर्जी डिफरेंस है दोनों कक्षाओं का अंतर होता है वो h प्लैंक कांस्टेंट न्यू के बराबर होता है। यहाँ पे न्यू को बोहर फ्रिक्वेंसी भी कहा जाता है। तो न्यू इजकल टू जब निकालेंगे यहाँ से, तो न्यू इजकल टू जो न्यू निकलेगा तो h इसके नीचे चला जाएगा, तो डेली अपॉन h। तो एक तो न्यू को यहाँ पे बोहर फ्रिक्वेंसी भी कहा जाता है, न्यू को बोहर की आवृत्ति भी कहते हैं। अब इसमें एक चीज़ और है यहाँ से कि जो v इक्वल टू होता है, v इक्वल टू एफ लेमडा, तो यहाँ से f फ्रिक्वेंसी है, b वेग है, लेमडा तरंग दैर्घ्य है। तो उस केस में यदि हम इस फ्रिक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पे रख दें या यहाँ रख दें तो देखिए हमारा क्या बन जाएगा। तो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू निकालेंगे तो b यदि प्रकाश का वेग है तो प्रकाश का वेग b इक्वल टू सी कर लीजिए, और f जो है f इक्वल टू न्यू। तो उस केस में आपका जो न्यू होगा वो
सी अपॉन लेमडा हो जाएगा, क्योंकि ये न्यू हो गया, लेमडा इधर नीचे आएगा, ये सी हो जाएगा, तो न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आप जब लगाएंगे तो डेल ई इज इक्वल टू एच, और न्यू की जगह डाल दीजिए सी अपॉन लेमडा, सी अपॉन लेमडा। तो एक फार्मूला इसका यहाँ से ये निकल आता है, जहाँ पे इसका जो न्यू होता है, न्यू यानी जिसको हम बोहर की फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो न्यू आपका जो है, एक तो इसका ये फार्मूला बनता है, दूसरा सी अपॉन लेमडा भी कहलाता है। तो ये इसके दो तीन रिजल्ट्स यहाँ पे प्राप्त होते हैं। सी जो है ये प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग, और लेमडा जो है तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य, जो एनर्जी उत्सर्जित होती है उसकी तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ कहलाती है। इस तरीके से जो नील बोहर, जो रदरफोर्ड में कमियां रह गई थी, उसको इन्होंने इस लगा करके इसको सही किया और वो चीज़ प्रमाण को स्थायी कर दिया। इसी के लिए इनको 1900 जो है ये 13 में इन्होंने अपना प्रमाण मॉडल दिया और 1922 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इनको जो है नील बोहर को ये इतने बड़े कार्य के लिए 1922 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार इनको प्राप्त होता है। और साथ में इसमें कुछ कमी इनके मॉडल में भी रह गई थी, क्योंकि जो लाइन स्पेक्ट्रम बता रहे थे बाद में ये भी फेल हुआ, क्योंकि जो लाइन स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा था एक्चुअल में वो एक लाइन नहीं थी, ये कई सारी लाइनें का ग्रुप था। इसलिए यहाँ पर ये ऐसे जो लाइनें दिखाई जा रही थी, एक नहीं है, ये कई सारी लाइनें हैं, ऐसे कई सारी लाइनें थी इस टाइप से। तो ये इस वाले को जो है ये तो लाइन स्पेक्ट्रम के नाम से जो जाना गया, और ये आपका सूक्ष्म स्पेक्ट्रम, लाइन भी नहीं था एक्चुअल में, सूक्ष्म स्पेक्ट्रम था। और इसको बाद में ये करेक्शन नहीं कर पाए थे, ये इनकी कमी पाई गई, ये भी नहीं बता पाए, जिसे बाद में श्रोडिंगर जो आजकल मॉडर्न है, इसको तो बाद में सही किया गया। श्रोडिंगर परमाणु मॉडल, श्रोडिंगर का आधुनिक परमाणु मॉडल, आधुनिक परमाणु मॉडल। तो श्रोडिंगर के आधुनिक परमाणु मॉडल से इस कमी को सही किया गया। तो ये इनकी एक कमी रही। स्पेक्ट्रम को जो इन्होंने एक्सप्लेन तो किया, लेकिन वो स्पेक्ट्रम लाइन न होकर के वो सूक्ष्म स्पेक्ट्रम था। सूक्ष्म मतलब वो माइक्रो स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा था, ये भी नहीं जान पाए। और एक कमी तो सबकी कॉमन रही है कि सभी लोगों ने केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु को ही परिभाषित किया। एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु में है उसे कोई भी परिभाषित नहीं कर पाए, और इन्होंने भी उसको एक्सप्लेन नहीं किया। तो इसलिए इनके फेल होने के दो कॉमन रहे। एक तो ये लाइन स्पेक्ट्रम बता रहे थे, वो सूक्ष्म स्पेक्ट्रम निकला, और तो इसलिए इनकी कमियां पहले नोट कर लीजिए। इस मॉडल की जो कमियां रह गई, कमियां यानी कि जो लिमिटेशन आई, सबसे पहली कमी तो सबकी कॉमन कमी है कि यह परमाणु मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की व्याख्या करता है। एक से अधिक होने पे ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। और दूसरी सबसे बड़ी कमी, जिसे ये लाइन बता रहे थे स्पेक्ट्रम, वो सूक्ष्म स्पेक्ट्रम निकला, वहाँ कई सारी लाइनों के ग्रुप थे। तो दूसरा है कि जिसे लाइन स्पेक्ट्रम बताया, वह लाइन स्पेक्ट्रम न होकर सूक्ष्म स्पेक्ट्रम निकला।
सूक्ष्म स्पेक्ट्रम था। तो ये कमी है, इसको भी जान नहीं पाए। तो इस तरीके से ये मॉडल इन दो कमियों की वजह से फ्लॉप हुआ। हालांकि इनके मॉडल में हाइजेनबर्ग और डी ब्रॉगली ने करेक्शंस किए, इलेक्ट्रॉन के डुअल नेचर को बताया। तो हाइजेनबर्ग और डी ब्रॉगली ने भी करेक्शन किए इसमें। तो यहाँ पे चाहें तो नीचे नोट में नोट लिख लीजिए। तो इसमें कमी दो ही है, ध्यान रखिएगा। यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की व्याख्या करता है, और जिसे लाइन स्पेक्ट्रम बता रहे थे वो लाइन स्पेक्ट्रम ना होकर के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम थे। एक लाइन ना होकर के बहुत सारी लाइनें थीं। इनके प्रमोट मॉडल में और करेक्शन करने वाले दो महान वैज्ञानिक हैं। एक का नाम है डी ब्रॉगली। तो डी ब्रॉगली ने भी इसमें संशोधन किया। तो डी ब्रॉगली का जो संशोधन था वो उन्होंने बताया कि परमाणु को जो कण मान रहे थे वो कण न होकर के वो कण भी है, तरंग भी है। ये इनको समझाया कि जो इलेक्ट्रॉन है ये कण भी है। कण मतलब पार्टिकल नेचर भी दिखाता है, पार्टिकल नेचर भी शो करता है, और दूसरा ये तरंग नेचर भी दिखाता है। तरंग नेचर मतलब वेव नेचर। तो ये वेव नेचर भी शो करता है। तो इसे उन्होंने डुअल नेचर बताया, द्वि प्रकृति। तो इलेक्ट्रॉन की द्वि प्रकृति का सिद्धांत दिया, द्वि प्रकृति यानी दोहरी प्रकृति। इसे दोहरी प्रकृति के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से डी ब्रॉगली ने भी इसमें संशोधन किए, और हाइजेनबर्ग ने भी इसमें संशोधन किए। तो इस तरीके से यह मॉडल भी अपने आप में पूर्ण नहीं था, और लास्ट में श्रोडिंगर वेव मॉडल आया। हालांकि सोमरफेल्ड भी इसके बाद आएंगे, उसके बाद फिर श्रोडिंगर पे जाकर के समाप्त होती कहानी। ठीक है, इसके आगे फिर आपको बताते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट मॉडल में बताएंगे सोमरफेल्ड का एटॉमिक मॉडल। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।